हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोस्टन ग्रुप में। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? रिपीट करेंगे, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद में मिलती है? आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इस वीडियो में हमने जिसमें रेड मार्क किया हुआ है वही इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। आर्यों के भारत के आगमन की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी सर्वप्रथम? ऑप्शन ए है ईरानी शासकों द्वारा, ऑप्शन बी है यूनानी शासकों द्वारा, ऑप्शन सी थी अफगानी शासकों द्वारा, ऑप्शन डी थी कुनाल। तो इसका राइट आंसर है यूनानी शासकों द्वारा सर्वप्रथम उत्कीर्ण करने की परंपरा शुरू की गई थी। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है ओरेलस्टाइन, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, हमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी है खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन सी है ग्रीक में, ऑप्शन डी है अराइमक में। किस में लिखे गए थे? अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे, जो मैक्सिमम शिलालेख थे जो अशोक के, वो किस लिपि में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन, कुल कितने वेद हैं? कुल कितने वेद हैं? वेदों के बारे में पूछा गया है। कुल कितने वेद हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो कुल कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं, जो कि हमने पहले क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 4 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो इसमें पूछा गया है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो इसमें वेदांगों की संख्या है 6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर आया था? जो यूनानी राजदूत है मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत है? ये यूनानी राजदूत है, जो कि किसके शासनकाल में राजदूत बनकर आया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी है बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज राजदूत बन के आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम, हिस्टोरिका नामक पुस्तक है किसने लिखी है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है प्लिनी ने लिखी है, ऑप्शन बी है टोलमी ने लिखी है, ऑप्शन सी है हेरोडोटस ने लिखी है, ऑप्शन डी फाहियान ने लिखी है। तो किसने लिखी है? जो हिस्टोरिका है वो किसने लिखी है? हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस ने। किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त हुआ है? किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हाथी गुम्फा अभिलेख से, ऑप्शन बी है एर्ण अभिलेख से, ऑप्शन सी है गरुड़ स्तंभ अभिलेख से, ऑप्शन डी है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है वो किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? वो होता है एर्ण अभिलेख से। किस अभिलेख से होता है? एर्ण अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख। नेक्स्ट हम 10वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? ये पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1931 में, ऑप्शन डी है 1957 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई
की गई थी। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्तों यानी मंत्रों की संख्या कितनी थी? ऋग्वेद में पूछा गया है सूक्तों यानी मंत्रों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 1028, ऑप्शन बी है 1030, ऑप्शन सी है 1050 और ऑप्शन डी है 1060। तो राइट आंसर है 1028 है सूक्तों की संख्या। कितनी है? 1028। तो राइट ए रहेगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वां क्वेश्चन, अस्तो मां सदगम्य, अस्तो मां सदगम्य वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है या अथर्ववेद से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? अस्तो मां सदगम्य, ये किस वेद से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयंस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से है? क्या पूछा गया इसमें? उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस का संबंध किस धातु से है? किस धातु से पूछा गया है? तो किस धातु से पूछा गया है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। तो किससे है? लोहे से है। किससे है? आयरन यानी लोहे से संबंध है। किससे है? लोहे से संबंध है। श्याम या कृष्ण अयस का संबंध है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन, ये क्या है? राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? किस ब्राह्मण में मिलता है? राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? किसमें मिलता है? कोशितकी ब्राह्मण में, कोशितकी ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो कौन से में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में, जो कि ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल का है समाज कितने वर्णों में विभाजित था? कितने वर्णों में बटा हुआ था जो उत्तर वैदिक काल का था? तो कितने भागों में? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? कितने में बटा हुआ था? ये बटा हुआ था 4 में, 4 भागों में बटा हुआ था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 16वें नंबर क्वेश्चन की, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है? किस में है? दशराज युद्ध का उल्लेख किस में है? दशराज युद्ध का उल्लेख है 9वें में है, 10वें में है या 7वें में है या 5वें में है? तो किस में है? 7वें में उल्लेख है। इस 7वें उल्लेख में ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है उल्लेख है? किसका मंत्र है? गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछा गया है, जो कि तीसरे भाग में है। किस में है? तीसरे मंडल में है, जो कि ऋग्वेद का मंडल है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में किया है? तीसरे भाग में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन, सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुआ है? सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है धौलागिरी, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो सूती कपड़े का जो टुकड़ा है वो कहाँ से मिला है? वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है, सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी, ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है? पवित्र नदी के बारे में पूछा गया है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। आजकल ये नदी विलुप्त हो चुकी है। तो कौन सी ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी है कौन सी है? वो है सरस्वती नदी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन बी है मंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी है जवालो उपनिषद से लिया गया है, या डी नन ऑफ दीज। तो किससे लिया गया है सत्यमेव जयते? ये है मंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि सत्यमेव जयते है, जो राष्ट्रीय आदर्श है भारत का। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन के। 22 में है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पूछा गया है, प्रथम तीर्थंकर पूछा गया है। कौन है? ऋषभदेव है, अजितनाथ है, संभवनाथ है या महावीर है? तो जैन धर्म के
प्रथम तीर्थकार कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं ये है ऋषभ देव जी हैं। कौन है? ऋषभ देव हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? अजितनाथ है, पार्श्वनाथ है, ऋषभ देव है या महावीर स्वामी है? तो वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? वास्तविक संस्थापक माना गया है महावीर स्वामी को माना गया है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट देखेंगे 24वां क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है निरंजना, ऑप्शन डी है ऋजुपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान महावीर को? ये हुई थी ऋजुपालिका के नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? आगम किस धर्म के साहित्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है, ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म के, ऑप्शन बी है जैन धर्म के, ऑप्शन सी है वैष्णव, ऑप्शन डी है शैव। तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या है? जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था? भगवान महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था? किस भाषा में? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है खरोष्टी। तो किस भाषा में प्रचार किया था? ये किया था प्राकृत में, और अर्ध मगधी भी इसी को कहते हैं। प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट देखेंगे 27वां क्वेश्चन, श्री भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्री भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? 12, 16, 20, 18। तो कुल कितने अध्याय हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। तो श्री भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, त्रिपिटक का संबंध। त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है शैव, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? किस में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन ए है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं। तो कहाँ पे मिलता है 16 महाजनपदों का वर्णन? कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी, यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश का संस्थापक था, ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है महापद्मनंद। कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु कौन थे? यानी सिकंदर के गुरु के बारे में पूछा गया है। सिकंदर के गुरु कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है टोलमी, ऑप्शन बी है निर्याकस, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है डायमिकस। तो इसके सिकंदर के जो सिकंदर महान है उसके गुरु कौन थे? जो थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, पोरस तथा सिकंदर के मध्य आइडेस्पीज यानी विस्तता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पोरस
तथा सिकंदर के मध्य आइडेस्पीज या विस्तता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है चेनाब नदी, दूसरे है व्यास नदी, तीसरा है झेलम नदी, चौथा है रावी नदी। तो इसका राइट आंसर है झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुए थे। किसकी नदी के किनारे हुए थे? झेलम नदी के किनारे विस्तता का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था भाई? सिकंदर ने किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खैबर दर्रा, ऑप्शन बी है बोलन दर्रा, ऑप्शन सी है उपयोग दोनों से किया था, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर है आक्रमण किस दर्रे से किया था? ये किया था खैबर दर्रे से होकर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मौर्य राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चाणक्य के द्वारा, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन सी है अशोक के द्वारा, ऑप्शन डी बिंदुसार के द्वारा। तो हरियंक राजवंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? यानी सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता थे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है चाणक्य। तो सम्राट अशोक के पिता थे, ये थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार थे जो सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? जो सम्राट अशोक का शिलालेख था उस किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? यह है 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में है वर्णन? 13वें शिलालेख में है। सम्राट अशोक के शिलालेख 13वें में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है मेगस्थनीज, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स। तो इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? कनिष्क द्वारा शक संवत चला गया था, ये किस वर्ष चला गया था? ऑप्शन ए है 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, और ऑप्शन सी है 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 58 ईस्वी। तो कब किया गया था? ये किया गया था 78 ईस्वी में। कब किया गया था? 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। कब किया गया था? 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत को चलाया था। कई बार पूछा जाता है शक संवत किसने चलाया था? चलाया था कनिष्क ने। कब चलाया था? 78 ईसा में, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? भारत सरकार किस संवत का प्रयोग करती है? किसका करती है? शक संवत का प्रयोग करती है। कौन से संवत का प्रयोग करती है? जो कि 78 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। अभी हमने क्वेश्चन किया है पीछे। कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था जो कि 78 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। हरिशेख निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? हरिशेख है किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो किसके शासक किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? कौन थे? हरिसेन। किसके दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के थे हरिसेन। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? किसे कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे परीक्षाओं में भी और हरियाणा की अन्य परीक्षाओं में भी, जैसे एसएससी में भी, एमटीएस में भी ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन है धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग
कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? बुद्ध काल को, मौर्य काल को, गुप्त काल को या गुप्तोत्तर काल को? तो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किस को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था भाई? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है दिनार, दूसरा ऑप्शन है रुपये का, ऑप्शन सी है मुद्रा, ऑप्शन डी है पैसा। तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत के रचनाकार कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। वराहमिहिर, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो मेघदूतम के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? मेघदूतम के रचनाकार हैं ये है कालिदास हैं। कौन है? कालिदास है। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? कौन था? चीनी यात्री था फाहियान। किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 4। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है कृष्ण देव राय। तो इसका चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो कि चीनी यात्री था। नेक्स्ट हम देखेंगे 49 क्वेश्चंस। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है वेनसंग, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं, कुछ नहीं, नन ऑफ द अबो। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हवेन सांग को। ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। किसे कहा जाता है? हवेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चंस। हर्षवर्धन एवं पुलकेशियन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन को पराजय हुई थी? जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो किस नदी के तट पर हुआ था यह युद्ध? जो कि ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 4, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी और कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।